अप टू $3,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है एबीएम के लिए वगैरह। ठीक है, देखो ये जो फैक्टर्स है वो सेकेंडरी फैक्टर्स है। ठीक है, लाइफस्टाइल मिलना, या फिर आपको थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस रह जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, इंटरनेशनल कनेक्ट रह जाता है, ये सेकंड। पास आउट होने के तुरंत बाद भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम कंट्रीज तो यही करती है, मतलब कनाडा हो गया कोई भी कंट्री, तो वो तो वही बोलती है कि आपको पढ़ाई करके वापस जाना है। अभी आपके लिए मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताने वाला कोई ऐसा मिला नहीं था कि मतलब ना यूट्यूब पे कोई है कि एबीएम रिलेटेड को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो मैं हेलो जो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो जितने लोगों ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे कि मुझे भैया अब्रॉड में या फिर इंडिया के बाहर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है, और हम अभी एग्रीकल्चर कॉलेजेस में हैं, बीएससी से हैं, बीटेक एग्रीकल्चर से हैं। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रजीत सपकाल सर। अभी इनका जो है वीज़ा अप्रूव हो चुका है, और इनका जो कनाडा में एक एग्री बिजनेस कॉलेज है एबीएम का, वहाँ पे इनकी एडमिशन हुई है। तो क्या एडमिशन का प्रोसेस रहा है, और सर ने कौन सी रिसोर्सेज इन्होंने फॉलो किए, क्योंकि यार इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई करना, वहाँ पे लिविंग का भी रहता है, उसके साथ साथ जो स्टडी का कॉस्ट रहता है वो भी महंगा रहता है। और कैसे ये अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या स्कॉलरशिप का सिस्टम है वहाँ पे, ये सारी चीज़ों को आपको बताने वाले हैं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्री बिजनेस, जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर में हैं, एटलीस्ट आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो इंद्रजीत सर हमारे कॉलेज के सीनियर रह चुके हैं, और ये कॉलेज के बाद महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम कर चुके हैं। उसके बाद ये इन्होंने अप्लाई किया, और जो कुछ एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम के थ्रू वहाँ पे एडमिशन ली। तो थोड़ा सा सर आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, उसके बाद हम क्वेश्चन ओके। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच विमल, मुझे तुम्हारे चैनल पे बुलाने के लिए। इट वाज माय ऑनर कि तुम्हारे साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। एंड आई थिंक दिस इज सेकंड टाइम कि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, माय नेम इज इंद्रजीत बाबा साहेब सबका। आई एम फ्रॉम सांगली, महाराष्ट्र। आई हैव completed my graduation बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी। हम्म। आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन मैं महिंद्रा में काम करता था, महिंद्रा में एज अ टेरिटरी बिजनेस मैनेजर, हम्म। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर दैट मैं अभी मास्टर्स के लिए कनाडा के लिए अप्लाई किया। जस्ट अप्रूवल आ गया है कनाडा का, तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए मैं कनाडा के लिए जा रहा हूँ। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले सर आपको। ओ, अब थैंक यू। वीजा वीजा भी हो गया है, और आप जल्दी वहां से फोटोज वगैरह जब डालेंगे तो काफी ज्यादा जूनियर्स वगैरह हैं, इंस्पायर होंगे और वो भी ट्राई करेंगे पहुंचने के लिए। तो मेरा मोटिव वही था पहले से कि कुछ अलग करे, कि जूनियर्स पाथ पे फॉलो करे, क्योंकि मैक्सिमम जो अपने एग्री वाले रहते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ज्यादातर फोकस्ड रहते हैं, तो उन्हें दिखाना चाहता था कि देर आर पाथ्स, कि आप डिफरेंट पाथ्स ट्राई कर सकते हो। इट्स नॉट कि आपको बस यही यही पे करना है, या फिर कॉर्पोरेट, मतलब कॉर्पोरेट को देखने का नजरिया उनका अलग रहता है, तो उनको थोड़ा अलग दिखना चाहता था। और अच्छा लग रहा है कि तुम्हारे चैनल के थ्रू बहुत सारे जूनियर्स मोटिवेट भी होंगे। ये सर बिल्कुल होंगे सर। और एक्चुअली वीडियोस आप देखेंगे तो हैं भी नहीं, जो भी एग्री बिजनेस हम्म। मैनेजमेंट हैं कॉलेजेस इंडिया में, उनके ऊपर कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, बट जो बाहर जाके एमबीए करते हैं एग्री बिजनेस में बहुत ही कम है। तो काफी हेल्पफुल रहने वाला है पूरा सेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर। आपने वहाँ पे जाने के पहले बहुत सारी रिसर्च रिसर्च की होंगे कि क्या माहौल रहता है, लोगों से पूछा होगा आपने कैसी स्टडी रहती है, क्या फी स्ट्रक्चर होता है, और क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का। तो आपसे जानना चाहते हैं सर कि सबसे पहला स्टेप क्या था आपका कि मुझे उधर ही जाना है, और वहाँ के लिए आपने सबसे पहला कदम क्या लिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में आया था, कौन सी कंट्री में जाए, राइट। हम्म। एब्रॉड जाने का ठान लिया था कि कहीं ना कहीं निकलना है। ठीक है, तो मैंने रिसर्च करने के बाद 3 कंट्रीज मेरे मैक्सिमम सामने आई। फर्स्ट पे था न्यूजीलैंड, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे मैक्सिमम लोग ट्राई कर रहे हैं। वहाँ पे सेफ्टी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर जा रहे हो तो कंसिडरिंग दैट कि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा है, अगर डेयरी फार्मिंग वगैरह उस साइड में जा रहा हो तो न्यूजीलैंड वगैरह भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं अप्लाई वगैरह कर रहा था तो कंप्लीट कोविड का माहौल चल रहा था, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया फिलहाल बंद थे उस टाइम पे। ठीक है, तो न्यूजीलैंड वगैरह में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो ईबीएम के कोर्सेस वगैरह आपको दे देते हैं। ठीक है, और कनाडा अगर देखा जाए तो कनाडा में अपने सिक्योरिटी पर्पज वगैरह वो भी ज्यादा है, प्लस कनाडा के एग्रीकल्चर जो है तो वो रैंकिंग वाइज भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो बहुत लोगों को क्या लगता है कि वहां पे अगर मतलब बर्फीला वगैरह है तो एग्रीकल्चर कैसा रहेगा, लेकिन वहां पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत टॉप पे है।
वहां पे भी वो कनाडा इज मतलब सेकंड रैंक एक्सपोर्टर एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्टिंग वगैरह रहती है उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनका एग्रीकल्चर भी बहुत सारे अच्छा है, उनका मतलब जो अपनी ट्रैक्टर इंडस्ट्री वगैरह रहती है तो वो भी वहां पे बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब मैंने रिसर्च किया गूगल से वगैरह, ठीक है, गूगल से। तो फर्स्ट स्टेप था, तो उसके बेसिस पे मैंने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तो बंद था फिलहाल, तो उसके बेसिस पे आई डिसाइडेड कि मुझे कनाडा में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो कनाडा में एडमिशन लेने के लिए फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट किया कि कौन सा कोर्स वगैरह, तो बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज भी एग्री रिलेटेड, ठीक है। इट्स नॉट कि तुम्हें बस एबीएम ही करना है, मतलब एग्री से बाहर निकल रहे हो तो एबीएम ही करना है, दैट्स नॉट कंपलसरी। एग्री रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस है, कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, मैं बाद में आपको बता देता हूँ कौन से कॉलेजेस एंड कोर्सेस है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आती है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम देनी होती है आईएलटीएस की, ठीक है। तो सबसे पहले रिसर्च आप साइड बाय साइड तैयार रखना, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अब्रॉड करना है आपको, ठीक है, तो वो सबसे पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना आईएलटीएस की। आईएलटीएस मतलब इंग्लिश लर्निंग टेस्टिंग सिस्टम होती है। तो उसमें बस इंग्लिश का ही बेसिक्स वगैरह रहता है, आप थोड़ा स्टडी वगैरह कर दोगे, 1-2 महीने का पढ़े होगे तो भी इट्स इजी, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें, ठीक है। बस आपको आईएलटीएस एग्जाम पहले क्रैक करना है, और आपके पकड़ के चलना है, मिनिमम 1 ईयर आपका जाएगा होल प्रोसीजर में। मतलब आपको अगले सितंबर का इंटेक के लिए एडमिशन लेना है, तो ये सितंबर इंटेक से आपकी प्रोसीजर कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 ईयर का कंप्लीट लेंथी प्रोसेस रहेगा इसमें। तो फर्स्ट आपको आईएलटीएस एग्जाम क्रैक करनी है। आईएलटीएस एग्जाम एक बार क्रैक हो गई, तो उसके बाद में आपको कॉलेजेस ये करना है, बायफरकेट करना है, ठीक है। हम्म, तो आप ऐसा ये नहीं रहता कि आपको किसी एक कॉलेज को ही अप्लाई करना है, उसी में आपको मिलना है, क्योंकि ओके। बहुत सारे ऑल अराउंड द ग्लोब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही कॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बायफरकेशन करना रहता है, रैंकिंग देनी पड़ती है, उस हिसाब से कम 4 to 5 कॉलेजेस को आपको अप्लाई करना है। हम्म, तो अलग अलग कोर्सेस अलग अलग कॉलेज में वगैरह अप्लाई कर देना, उसमें से बेस्ट रैंकिंग में जो बेस्ट रहेगा वो आपको चूज करना है कौन सा है। तो मेरा जो कोर्स रहेगा तो वो लैम्पटन कॉलेज मैंने चूज किया था। लैम्पटन कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है 2 ईयर्स का। एंड कोर्स चूज करने का ये भी बेसिक ये है कि इसमें 4 सेमेस्टर जो है, तो उसमें 4th सेमेस्टर जो रहेगा वो इंटर्नशिप रहेगा, वहां पे वो कोऑप टर्म बोलते हैं। हम्म, तो इंटर्नशिप में आपको ज्यादा सीखने को भी मिल जाता है, और मार्केट नॉलेज डायरेक्ट भी आ जाएगा कनाडा का, क्योंकि हम वहां से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं अगर समझो, वहां का कनाडा का बेसिक्स हमें नहीं पता होता। हम्म, तो उसके लिए हमने कनाडा का वो चूज किया। और वो जब होता है तो एडमिशन होने के बाद फिर फीस स्ट्रक्चर आती है, ऑफर लेटर आने के बाद फीस भरनी है, और फीस भरने के बाद फिर आपको प्रोसीजर रहता है कि एक अकाउंट ओपन करना होता है, ठीक है, वहां के बैंक में। कनाडा का प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो हम्म, कनाडा का इसमें आपको अकाउंट अगर ओपन करना है तो वहां के बैंक में अकाउंट ओपन करना है, और वहाँ 1 ईयर की लिविंग एक्सपेंस डिपॉजिट करनी होती है। हम्म, और ये दोनों बेसिस पे कॉलेज की फीस और ये जीआईसी रहता है अकाउंट, तो ये दोनों के बेसिस पे आपको फिर वीजा के लिए अप्लाई करना है। और वीजा में आपको एक एसओपी करके एक आता है, तो एसओपी में आपको कंप्लीट डिटेल्स भी देनी पड़ती है कि क्या क्या रहता है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप ये कोर्स क्यों चूज कर रहे हो, ये कंट्री क्यों चूज कर रहे हो। तो पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन विद इन 2 to 3 पेजेस देना पड़ता है, उसके बेसिस पे आपका वीजा का अप्रूवल आ जाता है, एंड आफ्टर दैट यू आर रेडी टू गो। नो। तो जैसा आपने बताया सर प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को सुन के शायद बहुत लोग घबरा जाए और बोलेंगे कि हमारा यहीं पे नहीं हो रहा, कैट जेड से क्लियर हो करके अब हमको वहां पे भेज रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, नहीं, अगर आपको अब्रॉड जाना ही है तो भाई थोड़ा बहुत प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी वगैरह भी हो जाती है, सारी चीज़ें, आप दूसरे देश में जा रहे हैं, तो जो अपने पहले से आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो भी चेंज होगा वहाँ पे। तो इसलिए प्रोसेस तो करनी पड़ेगी। मेन जो इम्पोर्टेंट निकल के आता है सर, जो आइल्स का एग्जाम होता है, तो हम्म। उससे स्टूडेंट डरते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा सोचते हैं लोग। तो आपने क्या उसके लिए प्रोसेस फॉलो किया था? ओके, अगर सही बोलूँ तो ज्यादा कुछ नहीं, वेब सीरीज बहुत देखी थी मैंने, इंग्लिश वेब सीरीज। बेस्ट वे है इंग्लिश वेब सीरीज वगैरह देखना, अच्छी वाली देखना वेब सीरीज। तो उन सब टाइटल्स वगैरह देख लेंगे तो अच्छा हो जाता है। उसके बाद में मैक्सिमम प्रिपरेशन आपको करना है कि आपको पेपर सॉल्विंग बहुत ज्यादा करना है। हाँ हाँ हाँ। मतलब लगभग मैं डेली के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पेपर डेली फुल सॉल्व करता था। आइल्स के बुक्स भी रहते हैं, मतलब बुक्स कम अकॉर्डिंग टू नंबर्स रहते हैं, बुक 1 बुक 2 अप टू 15 नंबर्स के बुक रहते हैं उनके। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी रहते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है।
आईएलटीएस का पैटर्न यही है कि उसमें बेसिकली 4 टेस्ट रहता है। एक तो लिसनिंग का रहता है, हाँ। रीडिंग का, राइटिंग का और स्पीकिंग का। हाँ, तो इंग्लिश के ये 4 सेक्शंस वो कंप्लीट कर देता है। तो आपका रीडिंग और लिसनिंग जो रहता है तो वो वेब सीरीज वगैरह देख के वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं करना मतलब 24/7 वही करना है। ठीक है, राइटिंग के लिए आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, स्पीकिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना है। स्पीकिंग के लिए अपने यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं बन पाता, फ्रेंकली स्पीकिंग। अपने यहाँ पे बाहर जाते ही फिर अपने लोकल लैंग्वेज में सब चालू हो जाता है, राइट। तो इट्स बेस्ट कि फेसबुक पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आईएलटीएस इंग्लिश लर्निंग स्पीकिंग करके बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग अराउंड द ग्लोब कनेक्टेड है वहां पे उस ग्रुप पे। ठीक है, तो वहां पे वो डालते भी है, मैसेजेस भी डालते हैं कि इफ एनीबॉडी विश टू कनेक्ट। ठीक है, तो अगर आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, किसी के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप वहां पे डाल सकते हो एक दूसरे से कनेक्ट करके, फिर डिस्कशन वगैरह कर सकते हो ताकि तुम्हारी डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस हो सके। मैंने भी सेम ही किया था, बहुत सारे लोग मिल गए थे, बहुत सारे अच्छे दोस्त भी बने वहां से। तो ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं जो लोग भी इंग्लिश अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसके साथ सर आपने ये भी रिसर्च किया होगा क्योंकि आप दूसरे कंट्री जा रहे हैं, और एक तो एग्री एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है, तो इसमें थोड़ा सा आपको डर लगा होगा कि फ्यूचर का होगा, क्या मैं वहाँ से अच्छा राइट। रिटर्न ले पाऊंगा कि नहीं। तो इस पे आपने क्या देखा कि भाई कितना इंडिया से ज़्यादा आरओआई मिलता है, क्या वहाँ का लाइफ स्टाइल होने वाला है, और कैसी वहाँ का स्टडी आपका होने वाला है, उसके बाद क्या आप करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने जो किया तो लैम्पटॉन के वेबसाइट पे, कॉलेज के कोई भी अगर आप चूज कर रहे हो तो उनके वेबसाइट पे जाओगे तो कोर्स के डिटेल्स रहते हैं, और डिटेल में पूरे ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का उन्होंने दिया रहता है। ठीक है, तो आपको पहले वो सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, अगर आप कॉलेज भी बायफरकेट कर रहे हो तो आपको सब्जेक्ट भी देखना है कि कौन से सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट रह सकता है। ठीक है, अभी जो मैंने कोर्स वगैरह देखा तो उसमें एग्री रिलेटेड मार्केट का भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, प्लस टेक्निकल, मतलब टेक्निकल भी बहुत नॉलेज है, लाइक प्रोग्रामिंग वगैरह जो रहता है तो वो भी ज्यादा नॉलेज है इसमें। तो दोनों मिला के आप आगे जा सकते हो। वहां पे बाद में आपको कंट्री में रिसर्च करना है, अगर कोई भी कंट्री वगैरह चूज कर रहा है तो कंट्री में एग्री रिलेटेड कंपनीज है, कितनी कंपनीज है, गूगल में आप सर्च कर सकते हो। तो कोर्सेज वगैरह भी चेक कर लेना। आप अगर कोई कंट्री में जा रहा है तो वहां पे रिसर्च कर लेना कि कैसा है वहाँ का कल्चर वगैरह। ठीक है, अगर आप, मैंने कनाडा जब चूज किया तो मैंने वहाँ के स्टूडेंट से भी बात की। लिंक्डइन में आपको कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं वहाँ के स्टूडेंट के, आप सर्च करोगे तो लिंक्डइन से वहाँ के स्टूडेंट्स के मिल जाते हैं। तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर देना, हम्बली रिक्वेस्ट कर देना कि सर मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, आप क्या मुझे कैसे गाइड कर सकते हो। ठीक है, तो उस बेसिस पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीनियर रहते हैं, वो अलग अलग कोर्स भी है, उन्होंने गाइड किया कैसा रहता है, क्या रहता है, पीआर के लिए भी क्या क्या ऑप्शंस रह सकते हैं, या फिर एग्री रिलेटेड में क्या क्या स्कोप रहता है वहाँ पे, वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आगे उनका क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में भी गया हुआ है, मतलब जॉन डियर वगैरह वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे भी ज्यादा लोग जाते हैं। और पैकेजेस, एज यू नो कि वहाँ पे मिनिमम वेजेस जो रहते हैं फुल टाइम के लिए, तो फुल टाइम में लगभग अपने यहाँ से 25 to 30 लाख का तो स्टार्टिंग पैकेज मिल जाता है आईएनआर में। और थोड़ा सा सर आपने जॉब रोल्स के बारे में रिसर्च किया होगा कि भाई हम किस टाइप की पोजीशन की किस पोस्ट के लिए जा सकते हैं, और क्या हम कनाडा में पास आउट हुए तो इंडिया में भी आके जॉब कर सकते हैं या फिर वहाँ पे ही करना पड़ेगा। ओके, तो यह है कि इंडिया में आके भी जॉब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, एबीएम के लिए आप एज ऑन डेट देखोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। कोई भी कंट्री की है ना एक लिस्ट निकलती है, अगर उनकी वेबसाइट पे जाओ, गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्टेज की एक वेबसाइट करके एक लिस्ट रहती है। मतलब लॉन्ग टाइम हो गया उन्हें ये वाली कैटेगरी की शॉर्टेज है। ठीक है, तो आप कभी चूज करो ना जब भी, तो वो वाले देखना कि उसमें कैटेगरी है एग्रीकल्चर रिलेटेड वगैरह। ठीक है, अभी यहाँ से अपन निकलते हैं, ठीक है, पास आउट वगैरह होता है तो मेरा कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो वहां से अगर निकलते हैं तो मैनेजमेंट लेवल की पूरी पोस्टिंग वगैरह रहेगी, फॉर एग्जांपल टेरिटरी मैनेजर या फिर मैनेजिंग फाइनेंस मैनेजर, उसमें वगैरह पे जा सकते हैं अपन। एग्री रिलेटेड जो कुछ भी रहेगा, ठीक है, सीड कंपनीज वगैरह रहता है, तो वहां पे एक हायर पोजीशन आपको मिल जाती है एबीएम के थ्रू। अ, इसके साथ सर वो कैसा कुछ कंट्री वाले की बाउंडिंग कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ से पास आउट हुए तो इतने साल तक यहाँ पे जॉब करना पड़ेगा, या पास आउट होने के तुरंत बाद भी आ सकते हैं। पास आउट होने के तुरंत बाद भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम कंट्रीज तो यही करती है, मतलब कनाडा हो या कोई भी कंट्री, तो वो तो वही बोलती है
कि आपको पढ़ाई करके वापस जाना है। कोई कंट्री ऐसे ये नहीं करती कि पढ़ाई करके आप यहाँ पे रुको, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पब्लिक है वहां पे। तो आप जब भी अप्लाई करते हो तो आपको ऐसे ही अप्लाई करना है कि मैं पढ़ाई के लिए आ रहा हूँ सिर्फ, ऐसे नहीं कि मैं मतलब पैसे कमाने के लिए आ रहा हूँ। ऐसे ही डायरेक्ट ये नहीं करना है कि मैं पढ़ाई के लिए आ रहा हूँ, पढ़ाई खत्म होने के बाद एक लिमिटेड एक्सपीरियंस के बाद मैं वापस आऊंगा। आगे वाली कंट्री को आपको ऐसे ही बताना पड़ता है। यस यस। और आपने वहां भी अप्लाई किया, आपने इंडिया में भी देखा होगा कि आपको कौन सा वे सबसे आसान लगा वहां पे एडमिशन लेना कि इंडिया में ज्यादा आसान? मुझे तो बेसिकली वहां का थोड़ा इजी लगा, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ पे साल साल भर प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। अभी हमारे भी बहुत सारे बैचमेट्स भी है, दोस्त जूनियर्स वगैरह भी, तो वो साल साल भर प्रिपरेशन करते हैं। उसमें से बहुत कम लोगों का वहां पे लग जाता है अपने इंडिया में टॉप कॉलेजेस में। ठीक है, टॉप कॉलेजेस में अगर आपका रैंकिंग लग जाती है, ठीक है, तो इट्स वेल एंड गुड, आपकी लाइफ पूरी सेट है। हम्म, ठीक है, लेकिन कितने बच्चों का हो पाता है इतना मेहनत करने के बाद, कैट हो ये करना है, उसके बाद भी बहुत कम लोगों को। तो इट्स बेटर ना कि आपको अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मिल रही है, ठीक है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको लगभग इनिशियल फीस उतनी ही पे करनी है, लगभग अपने यहाँ पे भी 15 to 20 लाख की फीस जाती है एमबीए के लिए, राइट। अगर आप बाहर जा रहे हो तो भी 20 लाख तक जाएगा ही। रिटर्न भी उतना, रिटर्न भी अच्छे आने वाला है। तो आपको क्या करना है, बस इंग्लिश पे तो फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। एक मेन क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं सर कि जो स्टूडेंट सोच रहे हैं इंडिया से दूसरे कंट्री में जाना, तो उनको अपने माइंड में मेन चीज क्या रखना चाहिए? कि बहुत सारे लोग लाइफ स्टाइल देख के चले जाते हैं कि भाई, और कुछ लोग तो रहते हैं कि भाई यहाँ से अच्छा वहाँ पे पैकेज वगैरह मिल जाएगा, वहाँ की जो एक्सपोजर मिल जाते हैं अच्छे खासे, और वहाँ पे कॉलेजेस के पास कनेक्शन अच्छे रहते हैं, और इंटरनेशनली वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या मेन फैक्टर उनको दिमाग में रख के जाना चाहिए? देखो, ये जो फैक्टर्स है वो सेकेंडरी फैक्टर्स है, ठीक है। लाइफस्टाइल मिलना, या फिर आपको थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस रह जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, इंटरनेशनल कनेक्ट रह जाता है, ये सेकेंडरी। अगर मुझे पूछोगे, ठीक है, तो मैं फर्स्ट बोलूंगा कि आफ्टर बीटेक डायरेक्ट बहुत कम प्रेफर करूंगा कि आफ्टर बीटेक आप जाओ बाहर एबीएम के लिए। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर बीटेक आप 1-2 साल जॉब करो। ठीक है, आपको मार्केट कंडीशन बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपको सीखना क्या है एक्चुअली, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं कि हम सीख क्या रहे हैं और हमें सीखना क्या है, क्योंकि मार्केट हमें एक्चुअल पता ही नहीं है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप जॉब करते हो तो ग्राउंड लेवल पे आपको पता चल जाता है कि आपको सीखना क्या है एक्चुअली। उस बेसिस पे आप बाहर जाओ, खुद के कुछ प्लान्स लेके जाओ बाहर। अब बाहर जा ही रहे हो, ठीक हो, एबीएम करने के बाद क्या प्लान्स है क्या नहीं, वो आप लेके ही जाओ यहाँ से। और एक मेन क्वेश्चन सिर्फ फीस को लेकर रहेगा स्टूडेंट का कि भाई वहाँ की जो कॉलेज की फीस रहती है, हमको स्कॉलरशिप में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और हम वहाँ की, यहाँ पे तो लोन वगैरह मिल जाता है आसानी से, वहाँ पे कैसा सिस्टम रहता ओके, वहां पे ये रहता है कि कई कई यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स वगैरह भी रहती है। ठीक है, न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटीज में तो कंपलसरी स्कॉलरशिप मिल ही जाती है, न्यूजीलैंड में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एबीएम के लिए अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैंने जिस कॉलेज में अप्लाई किया था वहां पे भी कई कई बच्चों को मिली है, अप टू $3,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है एबीएम के लिए वगैरह। ठीक है, कई कोई अलग कोर्सेज भी रहते हैं उनके लिए भी मिल जाती है, अप टू $3,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। है? ऐसा भी। अगर फीस की बात करूँ तो 1 ईयर की फीस मेरी अराउंड इंडियन रुपीज में 10,50,000 तक की फी गई। ठीक है, एंड 1 ईयर की एक्सपेंसेस अराउंड 7,50,000 तक गया। तो मैंने अब तो टोटल फीस मतलब लोन जो लिया, तो एचडीएफसी से लोन किया था मैंने, लगभग 20 लाख का अप्रूवल लिया था। तो लोन वगैरह आपको इंडिया में बहुत सारे फाइनेंसर से आप ऑनलाइन भी चेक करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पर्सनली बैंक में ही जाना है। अगर गवर्नमेंट बैंक बैंक में जाना है तो बहुत लेंदी प्रोसेस रहेगी, आपको बहुत इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट फाइनेंसर से आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप फाइनेंसर्स के साथ भी जा सकते हो, बहुत सारे फाइनेंसर से आपको फाइनेंस स्पॉन्सर भी हो जाता है। तो उसमें डरने वाली बात है नहीं, इतना बड़ा लोन ले रहे हैं तो बाहर जाने के बाद कुछ ना कुछ तो करना ही है। हटके कर रहे हैं तो जोखिम तो उठाना ही है, रिस्क है तो इश्क है, ये वाली बात है यहाँ पे। यस यस, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा तो डर रहता ही है कि भाई इतने पैसे लगा हाँ, रहे हैं। डर हमेशा ये है, क्योंकि अब अभी आपके लिए मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे बताने वाला कोई ऐसा मिला नहीं था कि मतलब ना यूट्यूब पे कोई है कि एबीएम रिलेटेड को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैंने जो थोड़े स्टूडेंट से बात की थी, उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिलाया, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मैंने डिसीजन लिया। तो जो कुछ भी रहेगा मैं तो अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को, जो कुछ भी हो रहा है वहां पे। बिल्कुल ऐसा है। सही है सर। और
अभी धीरे धीरे भी लोग आएंगे और वहां पे भी जाना शुरू करेंगे। ये हाँ, एक अगर और किसी को कुछ भी जरूरत लगे ना तो डायरेक्ट मुझे मेरा इंस्टा आईडी वगैरह मेंशन कर देना। कोई भी अगर कुछ भी चाहता है इंस्टा लिंक्डइन पे अगर मुझे मैसेज कर सकता है डायरेक्ट। वहां पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे पास एक एजेंट भी है जिन्होंने मेरा काम किया, तो सरप्राइजिंगली उन्होंने पूरा मेरा काम फ्री में करके दिया। ठीक है, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक उन्होंने पूरा फ्री एडवाइजरी की मुझे, कंसल्टेंसी। आप चाहोगे तो मैं उनका कांटेक्ट वगैरह भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। बिल्कुल। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा गाइडेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे से। यस, बिल्कुल सर, मैं आपका कांटेक्ट भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ जो भी स्टूडेंट बात करना चाहते हैं, आप लिंक्डइन से कनेक्ट हो सकते हैं सर से, वहाँ पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और सर का ये भी कहना है कि भाई जो भी एक्सपीरियंस हो रहा थोड़ा गेन कर लें, पहले इंडिया में है तो 1-2 साल यूजी के बाद जॉब कर लें, या फिर उसके बाद ही अगर अब्रॉड का प्लान बनाएं। यूजी के बाद माँ बाप भी उतने वो नहीं है इंडिया में कि भाई आपको फ्रीली भेज दें, और आप भी उतने प्रिपेयर नहीं होते हो। तो ये काम करिए, पहले इंडिया में एक्सपीरियंस ले लीजिए, उसके बाद आप जहाँ मर्जी करिए, आराम से घूमिए, वहाँ पे स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं सर। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, थैंक यू विमल। शेयर किया हमारे साथ। तो उम्मीद थैंक करेंगे यू सो आप। मच विमल कि मुझे आज बात करने का मौका दिया। यस, जरूरी था सर ये वीडियो। और और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आई अब्राहम। एक्सपेक्ट कि तुम्हारे चैनल से बहुत सारे इंक्वायरीज आए, मैं भी बहुत खुश होऊंगा अगर एग्री रिलेटेड बहुत इंक्वायरी आई मेरे पास, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा मैं। क्योंकि एग्री रिलेटेड अवेयरनेस तो बढ़ रहा है, बाहर जाने के लिए रिस्क ले रहे हैं थोड़े बच्चे अगर, तो बहुत अच्छी बात होगी। एग्रीकल्चर में थोड़ा सा पेरेंट्स को भी लगता है, स्टूडेंट भी उतने अवेयर नहीं रहते हैं, इसीलिए बहुत ही कम लोग चांस ये तो यस। होता है यहाँ पे। अगर दूसरे सब्जेक्ट में रहते हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो तो अपना माइंड पहले से बना देते हैं। राइट राइट। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी मदद मिली होगी, तो वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे साथ, और ऑडियंस का भी थैंक यू, आपने यहाँ तक हमारे साथ बने हुए।